से है। कुछ देश में एक दलीय व्यवस्था होती है और कुछ देश में दो दलीय व्यवस्था होती है और कुछ देश ऐसे हैं जहाँ बहुदलीय व्यवस्था होती है, मतलब अनेक दल। अब एक दलीय व्यवस्था का मतलब हुआ कि सिर्फ एक ही पार्टी वहां मुख्य रूप से रहती है और उसी पार्टी के लोग सत्ता में आते हैं। एग्जाम्पल आप दे सकते हैं एक दलीय व्यवस्था का? यस सर। ये चाइना अमेरिका में। कम्युनिस्ट पार्टी। वाह। इस देश चीन में सर। है एक दलीय चीन व्यवस्था? सर। चाइना। चीन। चाइना हाँ कम्युनिस्ट। कम्युनिस्ट पार्टी। हाँ। तो वैसे देश जहाँ केवल एक पार्टी का वर्चस्व रहता है उसको हम लोग लोकतंत्र नहीं कह सकते, वह लोकतंत्र नहीं माना जाता। लोकतंत्र के लिए कम से कम सत्ता दो या दो से अधिक दलों के बीच बदलनी चाहिए। तो एक दलीय व्यवस्था चाइना में है, वह तो लोकतंत्र माना ही नहीं जाएगा। अब आ जाइए दो दलीय व्यवस्था। दो दलीय व्यवस्था जो है अमेरिका और ब्रिटेन में है। अमेरिका में आपको पता डेमोक्रेट्स होगा रिपब्लिकन। वैसे, हाँ, रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेट है ना, डेमोक्रेटिक। तो डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन में ही सत्ता बदलती रहती है प्राय। उसी क्लास से कोई कंसर्न नहीं है क्या? चैट करते हो, यहाँ भी आता है ना तुम लोगों का चैट। तो देखो दो दलीय व्यवस्था में क्या होता है कि मुख्य रूप से दो ही पार्टी होती है जिनके बीच सत्ता बदलती है। वैसे अन्य पार्टियां भी हो सकती है लेकिन प्रमुख दो पार्टी होगी जिनके बीच सत्ता बदलती है। जैसे अमेरिका में कभी लेबर पार्टी, कभी कंजर्वेटिव, सॉरी, कभी कंजर्वेटिव और कभी डेमोक्रेटिक। जैसे अभी कंजर्वेटिव है ना, तो और ब्रिटेन में कभी लेबर और कभी तुम्हारा ये सॉरी, रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक है अमेरिका में और कंजर्वेटिव और लेबर है ब्रिटेन में। अब चले आइए बहुदलीय व्यवस्था। वैसे देश जहां दो से अधिक पार्टियां, अनेक पार्टियां होती हैं और अनेक दो से अधिक दलों का सत्ता में आने का अवसर होता है। एक तो ये बात हो गई। और दूसरी बात, इसमें कई बार गठबंधन की सरकार भी बनती है। जबकि आपको पता है जब दो से ज्यादा दल होंगे, बहुत सारे दल होंगे, तब इस बात की संभावना होगी कि किसी एक पार्टी को बहुमत ना मिले। ऐसे में कई दल मिल करके सरकार बनाते हैं। तो ऐसी व्यवस्था जो है बहुदलीय व्यवस्था कही जाती है। और बहुदलीय व्यवस्था में अक्सर हमें गठबंधन भी मिलते हैं। जैसे भारत में 2004 में, है ना, तीन प्रमुख बोलता है कि उस समय गठबंधन थे। एक था राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए, एक जिसमें कि बीजेपी इत्यादि हैं। एक हो गया संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए, जिसमें कांग्रेस और उसके सहयोगी थे। और एक था वाम मोर्चा, जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी के लोग थे। तो कहता है कि बहुदलीय व्यवस्था से ऐसा लगता है कि देश अस्थिर हो जाएगा, बहुत देश में समस्याएं हो जाएंगी। लेकिन नहीं, कुछ ऐसे देश जैसे भारत, वहां पे बहुदलीय व्यवस्था जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि वहां दो तीन पार्टियों से इतने बड़े देश का काम नहीं चल सकता, है ना। बहुत अनेक भारत में जाति, धर्म, भाषा के लोग रहते हैं, इसलिए बहुदलीय व्यवस्था से यहाँ काम चलता है। अब कहता है कि मान्यता प्राप्त दल का अर्थ क्या है। किसी देश में दो प्रकार के दल होते हैं, एक होता है मान्यता प्राप्त दल और एक होता है गैर मान्यता प्राप्त दल। तो मान्यता प्राप्त दल में क्या है कि तुमको उनको एक चुनाव चिन्ह दिया था, पक्का परमानेंट चुनाव चिन्ह, जो कि उसी दल को रहता है। लेकिन गैर मान्यता प्राप्त दल क्या है, उसको कोई खास चुनाव चिन्ह नहीं मिलता, चुनाव आयोग द्वारा कोई खास सुविधा नहीं मिलती। तो अब कौन सा दल को मान्यता मिलेगा? जिस दल को ज्यादा वोट मिलता है उसका एक क्राइटेरिया है, उस कंडीशन को जो दल पूरा कर लेगा उसको मान्यता दी जाएगी। तो मान्यता प्राप्त दल में भी दो प्रकार होते हैं। एक होता है जो राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त करता है और एक होता है जो केवल उस राज्य में मान्यता प्राप्त करता है। बात समझ में आ रही है? जैसे राज्य में मान्यता प्राप्त, बिहार में आरजेडी है,
तो बिहार के लिए तो वह मान्यता प्राप्त दल हो गया आरजेडी, है ना। तो इस प्रकार से ये मान्यता प्राप्त दल होते हैं, और कई दल ऐसे होते हैं जो कि तुम्हारे वह राज्य में मान्यता प्राप्त होते हैं, और तो देश भर के लिए भी मान्यता प्राप्त होते हैं। पहले तुम्हारा एक, हाँ, एक मैप दिया हुआ है इस किताब में भी, उसमें हर राज्य में जो है क्षेत्रीय पार्टियां का नाम दिया है, तो वह सब राज्य की मान्यता प्राप्त पार्टियां हैं। जैसे पेज नंबर 82 में दिया है, तुम लोग बिहार का ही देखो यही। तो बिहार में देखो जनता दल यू, ये राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त नहीं है, लेकिन बिहार में मान्यता प्राप्त है। बिहार की मतलब राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त पार्टी है। और देखो कौन कौन सा है बिहार में मान्यता प्राप्त। लोक शक्ति, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी है ना? परसेंट सीट, सॉरी 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 सॉरी, 6% वोट मिल जाए विधानसभा। जैसे अभी आपको पता है बिहार में विधानसभा का इलेक्शन होने वाला है, तो विधानसभा इलेक्शन में यदि किसी पार्टी को 6% वोट मिल जाए और 2 सीट कम से कम मिल जाए, तो उस राज्य में उसको मान्यता दे दी जाएगी। कम से कम 6% वोट और 2 सीट यदि मिल जाता है, तो राज्य में उसे मान्यता प्राप्त हो जाएगी। अब चले आइए राष्ट्रीय पार्टी के लिए। राष्ट्रीय पार्टी के लिए कहता है कि किसी 4 राज्य में जितना भी वोट होगा, उस 4 राज्य में जो है यदि वह 6% वोट प्राप्त कर ले, ठीक है, 4 राज्यों में 6% वोट प्राप्त कर ले, या लोकसभा में जितना वोट पड़ा है उसका 6% प्राप्त कर ले, ठीक है, लोकसभा के कुल वोट का 6% प्राप्त कर ले, या 4 राज्यों में जो है वह अलग अलग 4 4 अलग अलग उन 4 राज्यों में जो है 6% वोट विधानसभा में प्राप्त कर ले, और लोकसभा में 6 सीटें हासिल करे, ठीक है, तो उसको राष्ट्रीय दल बना दिया जाएगा। लोकसभा में 4 सीट, और यदि राज्य का आता है तो उसमें 2 सीट। थोड़ा अंदर है, ध्यान से पढ़िएगा, आप टॉपिक तो मिलेगा। राज्य में मान्यता प्राप्त होने के लिए उसको उस राज्य की केवल 2 सीट चाहिए। परसेंट ले आता है तब भी हो जाएगा विधानसभा। तो कहता है 2017 में इंडिया में 7 ऐसी घटना थी जिनको राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दी गई, ठीक है। 2017 में 7 ऐसी पार्टियां थी जिसको राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दी गई। उनका नाम तुमको दिया हुआ है किताब में। एक है तृणमूल कांग्रेस, और देखो क्या क्या नाम सब है। राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त दलों के क्या क्या नाम है? आवाज सुनाई दे रही है ना? यस सर, यस सर। बस नाम केवल बोल दो, भारत में कौन कौन से राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त होते हैं। एक तृणमूल कांग्रेस है, बहुजन समाज, बहुजन समाज, सर बहुजन समाज पार्टी, हाँ, भारतीय इसका- जनता पार्टी, समाज पार्टी, भारतीय जनता हाँ, पार्टी ऑफ इंडिया, इंडियन हाँ, और नेशनल कांग्रेस, एक है नेशनली कांग्रेस। पार्टी, नेशनल इसे देखो, कांग्रेस पार्टी। यस सर। पढ़ो के साथ में, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आता है इस सेक्शन से प्राय। तो तृणमूल कांग्रेस का पश्चिम बंगाल में आपको पता है मुख्य रूप से गढ़ है। इसका चुनाव चिन्ह जो है फूल और घास यह सब है। मायावती जो, सॉरी, क्या कहते हैं ये, ममता बनर्जी, ममता बनर्जी प्रमुख है।
अभी पश्चिम बंगाल में इसी की सरकार है, ममता बनर्जी की। दूसरा बहुजन समाज पार्टी, जो उत्तर प्रदेश में अपना प्रभाव रखती है मुख्य रूप से। पंजाब वगैरह में भी कुछ प्रभाव है इसका। तो इसमें मायावती जो है इसकी प्रमुख है, जो मुख्य रूप से दलित वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं। बीजेपी के बारे में आपको पता ही है ना, अभी इसी की सरकार है केंद्र में, यस सर। जो कि जम्मू कश्मीर को अलग दर्जे के खिलाफ थी, समान नागरिक संहिता के पक्ष में थी। तो यह सब है बीजेपी का। फिर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, और एक और है कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट। ये दोनों पहले एक ही पार्टी थी। बाद में क्या हुआ, उससे टूट करके मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी 1964 में अलग हो गई, और आज दोनों ही राष्ट्रीय पार्टी है। इनका मुख्य आधार पश्चिम बंगाल में है ना। खास करके सीपीआईएम जो है वो अभी ज्यादा प्रचलित है पश्चिम बंगाल, केरल, त्रिपुरा, यह सब में। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी का मुख्य आधार महाराष्ट्र में है, शरद पवार इसके नेता है। और इंडियन नेशनल कांग्रेस तो आपको पता ही है, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो अभी सोनिया गांधी, राहुल गांधी, यस सर, प्रियंका बेकार। गांधी, इन लोगों से संबंधित पार्टी सबसे है। बेकार तो राष्ट्रीय पार्टी का बात हो गया। फिर हो गया क्षेत्रीय दल। क्षेत्रीय दल में वही राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त पार्टियां आएंगी। तो आजकल जो क्षेत्रीय दल का बहुत ज्यादा महत्व हो गया है। कहा जाता है कि जब क्षेत्रीय दल यदि सरकार में हिस्सेदारी करते हैं तो इससे संघवाद मजबूत होता है। ये आपने पहले किसी चैप्टर में देखा था कि क्षेत्रीय दलों के उदय होने से संघवाद मजबूत होता है। याद है ना, दूसरे चैप्टर में देखा था यह बात। यस सर। तो क्योंकि क्षेत्रीय पार्टियां होने मतलब अधिक पार्टी को आप शेयर करते हैं, तो ज्यादा शेयरिंग होगा, सत्ता का साझेदारी ज्यादा होगा, तो उसमें क्या होगा, संघवाद अधिक मजबूत होगा। अब ठीक है, तुम्हारा राजनीतिक दलों की चुनौती, चैलेंज। राजनीतिक दलों के लिए क्या क्या चैलेंज है। तो सबसे पहला चैलेंज है, मैं आपको एक एक करके चैलेंज का नाम बता रहा हूं। पहला चैलेंज है पार्टी के भीतर आंतरिक लोकतंत्र का न होना। आंतरिक लोकतंत्र का अभाव, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, आंतरिक लोकतंत्र का अभाव, यह है पहला चुनौती। दूसरा चुनौती है वंशवाद। वंशवाद। तीसरा चुनौती है पैसा और अपराधी तत्व। और चौथा चुनौती है विकल्पहीनता। विकल्पहीनता एक चौथी चुनौती है। अब हम लोग इन चारों चुनौती के बारे में देखेंगे। बताइए, पहली चुनौती मैंने क्या कही। आंतरिक पार्टी के भीतर लोकतंत्र। आंतरिक लोकतंत्र का अभाव। हाँ, इसका अर्थ यह हुआ कि देश में तो लोकतंत्र है, लेकिन पार्टी के अंदर में कोई भी डेमोक्रेसी नहीं है। पार्टी का नेता मनमाना व्यवहार करता है, वह जो कहता है वही होता है। वह कार्यकर्ताओं से नहीं पूछता है कि सभी कार्यकर्ता मिलजुल करके पार्टी का नेता चुने या देश का प्रधानमंत्री। मान लो कोई पार्टी जीत गई, तो अब उस पार्टी के लोग चयन करें कि सोनिया गांधी को पार्टी का नेता बनना है या किसी और को, लेकिन वह काम नहीं होता। अभी हाल ही में आपने देखा होगा, कांग्रेस में जो है कुछ लोगों ने कहा कि नेतृत्व का परिवर्तन होना चाहिए, राहुल गांधी को हटाना चाहिए। तो उन नेताओं को ही जो है पार्टी ने जो है थोड़ा सा कुछ एक तरह से पनिशमेंट कर दिया। तो पार्टी के अंदर आंतरिक लोकतंत्र नहीं है। सारी ताकत कुछ बड़े नेताओं के हाथ में रहती है, वे जो चाहते हैं वही करते हैं। पार्टी के जो आम कार्यकर्ता हैं उनसे कोई बात नहीं पूछी जाती। पार्टी के अंदर कोई चुनाव नहीं होता पार्टी के पदों का। होता है ना, जैसे पार्टी का जिला प्रमुख, पार्टी का प्रांतीय प्रमुख, वह सब चुनाव वो लोग खुद कर लेते हैं। मतलब पार्टी के मेंबर से नहीं पूछते। मेंबर का कोई लिस्ट भी नहीं होता उनके पास में। ठीक है, तो यह है आपका पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है। वो
राजनीति में बढ़ते जा रहे हैं, यह एक चिंता की बात है। चौथी पॉइंट क्या है? विकल्पहीनता। विकल्पहीनता का विकल्पहीनता। भाग है। इसका मतलब आप ये मान लीजिए जनता ने किसी एक नेता को वोट दिया और उसको जिता दिया, जीतने के बाद वह नेता कुछ खास तरह का काम करता है जो जनता को पसंद नहीं आया, अगली बार जनता ने किसी नेता को वोट दिया, अब मान लीजिए वह दूसरा नेता भी अच्छा काम नहीं करता है, सर आवाज नहीं आ रही है। Sir, your voice is not. तो जनता को लगेगा कट जा।